हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की क्लास से हम 11th एनसीईआरटी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जंतु ऊतक। बच्चों, 11th एनसीईआरटी में 7वें नंबर का एक चैप्टर है संरचनात्मक संगठन, प्राणियों का संरचनात्मक संगठन। 7वें नंबर का चैप्टर है बच्चों 11th एनसीईआरटी का। इस चैप्टर में 2 पॉइंट हम शामिल करते हैं, एक तो है जंतु ऊतक और दूसरा है लोअर एनिमल्स, कुछ सरलतम प्राणी जैसे कॉकरोच है, केंचुआ है, मेंढक है। बट इन तीनों में से केवल एक ही सिलेबस में है कॉकरोच। तो 11th का जो 7वें नंबर का चैप्टर है बच्चों, प्राणियों का संरचनात्मक संगठन, उस चैप्टर में हमें 2 पॉइंट पढ़ने हैं। एक पढ़ना है जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू और दूसरा पढ़ना है लोअर एनिमल कॉकरोच। तो आज की क्लास में बच्चों हम पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आखिर ऊतक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और हमारे शरीर में कौन कौन सा ऊतक किस रूप में पाया जाता है। ये हमें बच्चों इस चैप्टर में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊतक शब्द का अर्थ, ऊतक या टिश्यू क्या होता है। ऊतक टिश्यू एक बहुत ही सरल परिभाषा है बच्चों। ऊतक कोशिकाओं का समूह। ऊतक किसे कहेंगे बच्चों? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहेंगे। कौन सी कोशिकाओं का समूह? ऐसी कोशिकाएं जो उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान होती हैं। ऐसी समान कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक नाम देते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति एक जैसी है, जिनका कार्य एक जैसा है, जिनकी संरचना एक जैसी है, तो ऐसी समान संरचना, समान कार्य, समान उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का ग्रुप जो है वो ऊतक कहलाता है। तो ऊतक की परिभाषा क्या होगी बच्चों? ऊतक है कोशिकाओं का समूह जो कि उत्पत्ति, कोमा, संरचना एवं कार्य में समान होती हैं। ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम नाम देते हैं बच्चों ऊतक। कुछ हिस्ट्री की बात करें बच्चों, जो जंतु ऊतक शब्द है इसको दिया था बच्चों वैज्ञानिक बाइचेट ने। बिचेट भी कह सकते हैं, बाइचेट भी कह सकते हैं। तो जंतु ऊतक शब्द देने वाले वैज्ञानिक है बिचेट। पादप ऊतक शब्द अलग वैज्ञानिक ने दिया था जिसका नाम पढ़ते हो आप बॉटनी में ग्रू के नाम से। तो जंतु ऊतक शब्द देने वाले वैज्ञानिक है बिचेट। अगला पॉइंट आता है स्टडी ऑफ टिश्यू। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिंपल टर्म है बच्चों हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी औत्तिकी। ऊतकों का अध्ययन करने की विज्ञान की शाखा क्या है बच्चों? हिस्टोलॉजी, औत्तिकी होती है बच्चों। क्लियर है? ये औत्तिकी शब्द किसने दिया था? औत्तिकी शब्द देने वाले वैज्ञानिक है बच्चों मेयर। ऊतक शब्द, जंतु ऊतक शब्द दिया बाइचेट ने। जंतु ऊतकों का अध्ययन करने की शाखा औत्तिकी हिस्टोलॉजी, और औत्तिकी शब्द देने वाले वैज्ञानिक हैं मेयर। एक और नाम आता है बच्चों इसके बाद, एक बायोलॉजी की ब्रांच है माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी हिंदी में क्या कहेंगे?
सूक्ष्मदर्शीय शारीरिकी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, सूक्ष्मदर्शीय शारीरिकी। क्या कहते हैं बच्चों? इसका मतलब होता है ऊतकों का सूक्ष्म स्तर पर, ऊतकों का सूक्ष्म स्तर पर विस्तृत रूप से अध्ययन करना। ऊतकों का सूक्ष्म स्तर पर विस्तृत रूप से अध्ययन करने का विज्ञान क्या है बच्चों? ये है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, सूक्ष्मदर्शीय शारीरिकी। और यहां पर एक नाम और लेंगे बच्चों हम, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, सूक्ष्मदर्शीय शारीरिकी के जनक। और ये हैं बच्चों मार्सेलो मेलपिगी, वैज्ञानिक का नाम है मार्सेलो मेलपिगी, जिनको सूक्ष्मदर्शीय शारीरिकी का जनक कहा जाता है। तो ये कुछ बच्चों नेम है साइंटिस्ट के जिनको जंतु ऊतकों से हम संबंधित रूप में जानते हैं। क्लियर है बच्चों? तो हम बात कर रहे हैं 11th एनसीईआरटी का चैप्टर प्राणियों का संरचनात्मक संगठन। इस चैप्टर का पहला पॉइंट जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू। ऊतक कोशिकाओं का समूह है जो कोशिकाएं उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान होती हैं। जंतुतक शब्द देने वाले वैज्ञानिक बिचेट, ऊतकों का अध्ययन करने की शाखा औत्तिकी, औत्तिकी शब्द देने वाला वैज्ञानिक मेयर। इसके अलावा मैंने एक नाम लिख दिया माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, सूक्ष्मदर्शीय शारीरिकी, ऊतकों का सूक्ष्म स्तर पर विस्तृत अध्ययन करने का विज्ञान। और फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कौन है बच्चों? मार्सेलो मेलपिगी। क्लियर है बच्चों? ये है ऊतकों का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं बच्चों प्राणियों में ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। जंतु शरीर में, प्राणियों में ऊतक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। प्राणियों का शरीर 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है। किस आधार पर हमने प्रकार बनाए हैं? ये ऊतकों की संरचना और कार्य के आधार पर। ऊतकों की संरचना कैसी होती है, ऊतक क्या कार्य करते हैं, इस आधार पर प्राणियों में 4 प्रकार के ऊतक हैं बच्चों। कौन कौन से हैं? एक होता है बच्चों उपकला ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा होता है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा होता है पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। और चौथा होता है बच्चों तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। तो संरचना और कार्य के आधार पर बच्चों 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, उपकला, संयोजी, पेशीय, तंत्रिका। इन चारों ऊतकों की आपस में संरचना अलग अलग होती है। इनकी संरचनाएं अलग अलग हैं। उपकला कोशिकाओं की संरचना अलग प्रकार की, जिसे पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। संयोजी ऊतक की घटकों की संरचनाएं अलग हैं, पेशियों की संरचना अलग है और न्यूरॉन की संरचना अलग है। दूसरा पॉइंट आता है कार्य। ये भी इनका अलग अलग है। उपकला का क्या काम है? उपकला का मुख्य काम है सुरक्षा, अवशोषण, स्त्रवण, उत्सर्जन। ये उपकला का काम है। ऊतकों को सुरक्षा देना, विभिन्न पदार्थों का अवशोषण करना, स्त्रवण करना, ये सब कार्य उपकला का है। संयोजी ऊतक का काम है हमारे शरीर के विभिन्न भागों, अंगों की संरचनाओं को आपस में जोड़ना। जैसा इसका नाम है संयोजी, संयोजन से बना है। संयोजन का मतलब है जुड़ाव। तो इसका काम है शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ना और साथ में सहारा, सपोर्ट प्रदान करना। पेशीय ऊतक, मसल्स, हम जानते हैं पेशियां संकुंचनशील ऊतक हैं। तो पेशियां सिकुड़कर हमारे यांत्रिक कार्यों में मदद करती हैं, जैसे चलना है, दौड़ना है, बोलना है। अभी मैंने मार्कर पकड़ रखा है तो पकड़ना,
वजन उठाना, ये सारे यांत्रिक कार्य, इसके अलावा हृदय की धड़कन, आहार नाल का क्रमांक कुंचन, ये सभी यांत्रिक कार्य पेशियों के संकुंचन के कारण ही संभव हो पाते हैं। लास्ट में तंत्रिका ऊतक, न्यूरल टिश्यू जो न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन ऐसी कोशिकाएं हैं जो परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति अनुक्रियाशीलता के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होती हैं। अर्थात हमारे शरीर में कोई भी परिवर्तन चेंज होता है, शरीर के अंदर या शरीर के बाहर, बच्चों शरीर के अंदर या शरीर के बाहरी वातावरण में कोई परिवर्तन हो जाता है तो परिवर्तन को पहचाना, क्या चेंज हुआ, जैसे ब्लड का कंपोजिशन चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया ब्लड का, या बाहर का परिवर्तन चेंज हुआ एनवायरनमेंट में, गर्मी बढ़ गई, सर्दी बढ़ गई, बारिश होने लग गई, तो शरीर के अंदर परिवर्तन हो या बाहर परिवर्तन हो, उस परिवर्तन के खिलाफ हम जो अनुक्रिया करेंगे, तो कौन सी अनुक्रिया करेंगे, कैसे करेंगे, इन सारी बातों को कंट्रोल करता है ये तंत्रिका ऊतक। तो बच्चों, जंतुओं का शरीर इन 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना है और ये 4 प्रकार के ऊतकों को अलग अलग करने का आधार क्या है, ऊतकों की संरचना और कार्य है। तो ये बच्चों जंतु तक पॉइंट है और जंतु तक 4 प्रकार के होते हैं। हम इस चैप्टर में इन सभी ऊतकों को 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले हम बात करते हैं उपकला ऊतक। सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं पहले प्रकार का ऊतक जिसका नाम है उपकला ऊतक। एपिथेलियम टिश्यू, उपकला ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू। क्या होता है बच्चों उपकला ऊतक? इसकी परिभाषा क्या है, कैसा होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या काम करता है, ये हमें पढ़ना है। देखो, एपिथेलियम जो शब्द है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है बच्चों, जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एपिथेलियम शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है और ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। शब्द जो एपिथेलियम है ये बच्चों 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से शब्द हैं 2? एक तो है एपी और दूसरा है थीलिया। 2 शब्द कौन कौन से हैं? एक तो है एपी, दूसरा है थीलिया। बच्चों एपी का मतलब होता है ऊपर, अपोन, और थीलिया का मतलब है ग्रोव्स, वृद्धि करता है। एपिथेलियम टिश्यू जो है लैटिन भाषा का शब्द है एपिथेलियम और 2 शब्दों से मिलकर बना है एपिथीलिया। एपी का मतलब ऊपर, अपोन, और थीलिया का मतलब ग्रोज, वृद्धि करता है। अर्थात क्या परिभाषा निकली? इस शब्द का अर्थ क्या निकला बच्चों? ऐसा ऊतक जो सदैव किसी दूसरे ऊतक पर वृद्धि करता है। ऐसे ऊतक को हम नाम देते हैं बच्चों उपकला ऊतक। क्लियर है बच्चों?
किसे कहेंगे हम उपकला ऊतक? ऐसा ऊतक जो सदैव किसी दूसरे ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है, ऐसे ऊतक को हम नाम देंगे उपकला ऊतक। ये इसके शब्द का अर्थ है। अब यहां पर क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि आखिर ये क्यों किसी दूसरे ऊतक पर वृद्धि करता है, ये अपने स्वयं की अलग से वृद्धि क्यों नहीं कर सकता? तो बच्चों इसका कारण है दूसरे ऊतक पर वृद्धि करने का, वो ये है कि बच्चों इस ऊतक की कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय अवकाश लगभग नगण्य होते हैं, नेग्लिजिबल। अर्थात उपकला कोशिकाएं एक दूसरे से आधात्री पदार्थ, मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, आधात्री या मैट्रिक्स द्वारा परस्पर सटी रहती हैं। उपकला कोशिकाएं एक दूसरे से परस्पर क्या रहती है? चिपकी रहती है, सटी रहती हैं। क्यों? क्योंकि अंतराकोशिकीय अवकाश नगण्य होते हैं। इस कारण बच्चों, इससे क्या हुआ नुकसान इसको? इस कारण ऊतक में रक्त संचरण अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है। इस ऊतक में क्या हुआ कि इसकी कोशिकाएं बहुत ही पास पास नजदीक रहती हैं, एक दूसरे से सटी रहती हैं बच्चों। तो उपकला कोशिकाएं जब सटी रहेंगी तो इसमें रक्त संचरण नहीं हो पाएगा, और रक्त संचरण नहीं होगा तो फिर कोशिकाओं को पोषण कैसे मिलेगा? तो इस ऊतक की कोशिकाओं को पोषण नहीं मिल पाता। ऐसे इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जैसे ये उपकला ऊतक है, ये उपकला ऊतक इस प्रकार का है, और इसमें कोशिकाएं बिल्कुल एक दूसरे के पास पास सटी रहती हैं, चिपकी रहती हैं कोशिकाएं एक दूसरे से अंतराकोशिकीय पदार्थ के द्वारा, जिसको हम नाम देते हैं आधात्री मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के द्वारा कोशिकाएं परस्पर एक दूसरे से सटी रहती हैं, चिपकी रहती हैं। जब कोशिकाएं सटी रहेंगी तो बच्चों रुधिर वाहिनियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी, और जब रुधिर वाहिनियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी तो इस कारण इन कोशिकाओं को पोषण नहीं मिलेगा, और जब कोशिकाओं को पोषण नहीं मिलेगा तो कोशिकाएं मर जाएंगी बच्चों। तो कोशिकाएं अपने आप को जीवित बचाए रखने के लिए इन्होंने क्या किया? किसी दूसरे ऊतक से पोषण लेना शुरू कर दिया। तो जिस ऊतक से ये कोशिकाएं पोषण लेंगी उसी पर वृद्धि करेंगी। तो हम बात कर रहे थे कि क्यों ये ऊतक किसी दूसरे ऊतक पर वृद्धि करता है? क्यों? क्योंकि इसकी कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय अवकाश लगभग क्या होते हैं? नगण्य या अनुपस्थित। क्यों? क्योंकि उपकला कोशिकाएं एक दूसरे से आधात्री द्वारा सटी रहती हैं, इस कारण रक्त संचरण अनुपस्थित। और रक्त संचरण अनुपस्थित होने से क्या हुआ कि इनको पोषण या भोजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। ऐसा होने से इन कोशिकाओं को भोज्य पदार्थों की आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो बच्चों भोजन की अगर आपूर्ति नहीं होगी तो फिर भोजन के लिए ये किसी अन्य ऊतक पर निर्भर करती हैं। तो बच्चों कंक्लूजन क्या निकला कि उपकला कोशिकाएं भोज्य पदार्थ एवं ऑक्सीजन के लिए किसी दूसरे ऊतक पर निर्भर
करती है। स्वयं की कोशिकाओं में तो रक्त संचरण होता नहीं है, इसलिए स्वयं की कोशिकाओं को डायरेक्ट ब्लड के थ्रू भोजन नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो भोजन और ऑक्सीजन के लिए ये किसी दूसरे ऊतक पर निर्भर करती है। तो बच्चों, ये जिस दूसरे ऊतक पर निर्भर करती हैं उसी दूसरे ऊतक पर ये वृद्धि करती हैं। इसलिए ये कोशिकाएं सदैव किसी दूसरे ऊतक पर ही वृद्धि करती है। क्लियर है बच्चों? क्लियर? हमारा पॉइंट था सबसे पहले कि उपकला ऊतक ऐसा ऊतक क्यों है जो सदैव किसी दूसरे ऊतक के ऊपर वृद्धि करेगा। इसका कारण इसकी स्वयं की कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं, इस कारण से रक्त संचरण नहीं, इस कारण से पोषण नहीं। तो बच्चों, ये पोषण के लिए निर्भर करती हैं दूसरे ऊतक पर। तो जहां से पोषण लेंगी उसी दूसरे ऊतक पर ये करती हैं वृद्धि। इसलिए बच्चों इसका नाम पड़ा है उपकला। समझ में आ गया क्या उपकला का मीनिंग? ऐसा ऊतक जो किसी दूसरे ऊतक पर वृद्धि करता है। क्लियर है बच्चों? अब बात यहां पर आती है कि वो दूसरा ऊतक कौन सा है। तो बच्चों, वो दूसरा ऊतक सदैव होता है संयोजी ऊतक। वो दूसरा ऊतक सदैव कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक। अर्थात उपकला कोशिकाएं सदैव कौन से ऊतक पर वृद्धि करती हैं? बच्चों, ये कोशिकाएं सदैव संयोजी ऊतक पर वृद्धि करती हैं। क्लियर है? तो ऐसा ऊतक जिसके नीचे सदैव संयोजी ऊतक होगा, ऐसे ऊतक को हम नाम देते हैं उपकला ऊतक। तो यहां पर कंक्लूजन ये निकलता है बच्चों कि उपकला ऊतक की जो आधारीय सतह है वो तो बच्चों चिपकी रहती है संयोजी ऊतक से। इसकी जो निचली सतह है, आधारीय सतह, वो तो किसके संपर्क में है? संयोजी ऊतक से। और इसकी जो ऊपरी या दूसरी सतह होती है वो रहती है सदैव मुक्त। उपकला ऊतक ऐसा ऊतक है जो सदैव संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है। इस कारण बच्चों, इसकी एक सतह तो संयोजी से चिपकी रहेगी और दूसरी सतह सदैव क्या रहेगी? मुक्त, फ्री, वो किसी के संपर्क में नहीं आएगी। तो ये जो मुक्त सतह है ये किस किस के संपर्क में हो सकती है? मुक्त सतह या तो बाहरी वातावरण के संपर्क में रहेगी बच्चों, या फिर ये संपर्क में रहेगी देह तरल के संपर्क में। उपकला ऊतक की जो मुक्त सतह, फ्री सरफेस है, वो फ्री सरफेस किस किस के संपर्क में रहती है? या तो वो बाहरी सतह के संपर्क में रहेगी, एनवायरनमेंट के संपर्क में रहेगी, जैसे स्किन, त्वचा। हमारी जो स्किन या त्वचा है वो बच्चों उपकला ऊतक से बनी है, जिसकी ये वाली सतह बाहरी एनवायरनमेंट के संपर्क में है और नीचे वाली सतह संयोजी ऊतक से जुड़ी रहती है। या फिर इसकी बाहरी सतह किसके संपर्क में रहेगी? देह तरल के, मतलब अंदर की तरफ होगी, बॉडी के अंदर इसकी सतह होगी जो हमारे बॉडी फ्लूइड के संपर्क में रहती है। तो ऐसा ऊतक होता है बच्चों उपकला ऊतक, जिसकी एक सतह संयोजी ऊतक के संपर्क में है और दूसरी सतह मुक्त होती है। इसकी जो मुक्त सतह है वो बाहरी वातावरण और देह तरल के संपर्क में होती है। इसलिए बच्चों यही कारण है कि उपकला सदैव आवरण बनाता है, कवरिंग्स। यही कारण है बच्चों, उपकला ऊतक सदैव क्या बनाता है? हमारे शरीर के अंगों के आवरण, कवरिंग्स बनाता है। और या फिर ये बनाता है आस्तर,
लाइनिंग्स। उपकला या तो क्या बना सकता है, आवरण कवरिंग्स, या क्या बना सकता है, आस्तर लाइनिंग। समझेंगे मतलब, जैसे ये कोई अंग है बच्चों, ये कोई ऑर्गन है और ये ऑर्गन की दीवार है, ये इसकी भित्ति है और ये ऑर्गन की गुहा है। मतलब ये खोखला ऑर्गन है। तो खोखले ऑर्गन में बच्चों एक तो बन गई ये इसकी बाहरी सतह, ये तो बन गई इसकी बाहरी सतह, और एक बन गई ये इसकी आंतरिक सतह। तो बच्चों ये जो बाहरी सतह है अंग की, जो सबसे बाहर की तरफ पाई जाएगी, इसको तो हम क्या बोलेंगे, आवरण कवरिंग्स। और जो गुहा के चारों तरफ अंदर की ओर सतह है, इसको हम बोलेंगे आस्तर। आवरण और आस्तर। बच्चों आवरण और आस्तर दोनों ही बने होते हैं उपकला उत्तक से, क्योंकि इस आवरण की एक सतह बाहरी वातावरण के संपर्क में है, ये वाली सतह तो मुक्त हो गई बच्चों, और ये वाली सतह चिपकी हुई है संयोजी से। अगर इसकी बात करें तो ये वाली सतह मुक्त है इसकी, और नीचे वाली सतह संयोजी से चिपकी हुई है। तो इस कारण है से उपकला जो है वो आवरण और आस्तर बनाता है। तो ये तो था बच्चों उपकला उत्तक का एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय। क्या होता है उपकला उत्तक? ऐसा उत्तक जो सदैव किसी दूसरे उत्तक पर वृद्धि करता है, ऐसे उत्तक को हम बोलते हैं बच्चों उपकला उत्तक। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इसकी कोशिकाओं के बीच अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते हैं, इस कारण इस उत्तक में रक्त संचरण नहीं होता। तो बच्चों पोषण के लिए ये दूसरे उत्तक पर निर्भर करता है, और जिस दूसरे उत्तक पर निर्भर करता है उसी पर ये वृद्धि करता है। क्लियर है बच्चों? और वो दूसरा उत्तक सदैव कौन सा होगा? वो होगा सदैव संयोजी उत्तक। आगे बात करते हैं बच्चों उपकला उत्तक के बारे में। हम बात करते हैं उपकला उत्तक की एक रफली संरचना, ये कैसा होता है। रफली हम संरचना की बात करते हैं उपकला उत्तक की। तो बच्चों उपकला उत्तक में हमें 3 चीज़ें बनानी होती हैं। जैसे नीचे की ओर तो हम बनाएंगे संयोजी उत्तक, ये जैसे है बच्चों संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक, और इस संयोजी के उत्तक के ऊपर यहां पर पाई जाएंगी उपकला कोशिकाएं। ये है उपकला कोशिकाएं। आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो उपकला कोशिकाओं की ये वाली जो सतह है, ये इस प्रकार नीचे की तरफ संयोजी उत्तक के संपर्क में है, और उपकला कोशिकाओं की ये वाली जो सतह है ये कहलाती है मुक्त सतह। ये फ्री सरफेस है इसकी, जो संपर्क में रहेगी या तो बाह्य वातावरण के या फिर रहेगी देह तरल के। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि उपकला कोशिकाएं डायरेक्ट संयोजी उत्तक के टच में नहीं होती हैं। उपकला डायरेक्ट संयोजी उत्तक के संपर्क में नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि उपकला और संयोजी के बीच यहाँ पर एक पतली झिल्ली पाई जाती है बच्चों,
जिसका नाम है आधार कला। यहाँ पर एक पतली झिल्ली पाई जाती है बच्चों, जिसका नाम होता है आधार कला। बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर है बच्चों? तो उपकला ऊतक ऐसा ऊतक जो सदैव किसी दूसरे ऊतक पर वृद्धि करता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया उपकला ऊतक। दूसरा ऊतक सदैव कौन सा होगा? संयोजी ऊतक। लेकिन बच्चों यहां डायरेक्ट उपकला संयोजी के संपर्क में नहीं रहती है। उपकला कोशिका और संयोजी के बीच में एक पतली झिल्ली है जिसका नाम है आधार कला, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये आधार कला बच्चों एक पतली झिल्ली है, पतली होती है, लचीली होती है, अकोशिकीय होती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोशिकाएं नहीं होती आधार झिल्ली में, और साथ में बच्चों ये पारगम्य है, परमिएबल पारगम्य है। पारगम्य का मतलब है कि पोषक पदार्थ संयोजी ऊतक से इस झिल्ली को पार करके उपकला कोशिकाओं में जा सकते हैं और उपकला कोशिकाओं के उत्सर्जी पदार्थ वापस संयोजी ऊतक में आ सकते हैं। तो पोषक पदार्थ तो संयोजी से उपकला में जाएंगे और उपकला के उत्सर्जी पदार्थ वापस संयोजी में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उपकला ऊतक की जो बीच में झिल्ली है आधार कला, वो कैसी होती है? पतली, लचीली, अकोशिकीय और पारगम्य। बच्चों बनी किससे होती है? तो इसका जो निर्माण है बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो निर्माण है वो दो घटकों से होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का निर्माण दो घटकों से होता है। एक घटक तो है ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरा घटक होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। आधार कला का निर्माण, बेसमेंट मेम्ब्रेन का निर्माण रासायनिक रूप से दो पदार्थ मिलकर करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड। बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन तो बनता है उपकला ऊतक से, ये तो उपकला कोशिकाओं का स्त्रावी पदार्थ है, और संयोजी ऊतक से बना होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड वास्तव में संयोजी ऊतक की मैट्रिक्स आधारत्री होता है। इसका मतलब जो उपकला और संयोजी के बीच में जो पतली झिल्ली है आधार कला, इस आधार कला का निर्माण इन दोनों ऊतकों ने मिलकर किया है, आपसी सहमति से किया है। इन दोनों ऊतकों ने मिलकर अपने बीच में एक दीवार खींच दी ताकि उपकला कोशिकाएं दीवार के बाहर की तरफ रहें और संयोजी ऊतक दीवार के अंदर की तरफ रहें। दोनों ऊतक एक दूसरे में मिक्स ना हो पाए, इसलिए दोनों ऊतकों ने मिलकर यहां पर क्या खींच दी? एक दीवार खींच दी जिसका नाम है आधार कला। वो दीवार दो रसायनों से मिलकर बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो ग्लाइकोप्रोटीन तो उपकला कोशिकाओं का उत्पाद है, जबकि म्यूकोपॉलीसैकेराइड संयोजी ऊतक का स्त्रावी उत्पाद है। तो दोनों ऊतक मिलकर बनाते हैं आधार कला। क्लियर है बच्चों? हम बात कर रहे हैं उपकला ऊतक की, ऐसा ऊतक जो सदैव किसी दूसरे ऊतक पर वृद्धि करता है, उसको हमने नाम दे दिया उपकला ऊतक। और वो सदैव दूसरा ऊतक कौन है? संयोजी ऊतक। और दोनों के बीच में पाई जाती है आधार कला। ये आधार कला के लक्षण है कि ऐसी होती है। ये इसका रासायनिक संगठन है जो बना है उपकला और संयोजी ऊतक से। क्लियर है बच्चों? यहां तक आगे चलते हैं। बच्चों उपकला ऊतक ऐसा ऊतक है जो तीनों प्राथमिक जन्य स्तरों से बनता है। एम्ब्रियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा या 12th में पढ़ेंगे आप लोग स्टूडेंट, और नीट में हैं तो नीट की क्लास में पढ़ेंगे आप लोग एम्ब्रियोलॉजी में। भ्रूण की में आप लोग पढ़ते हैं कि जब भ्रूण का निर्माण होता है तो कंदुक अवस्था में तीन प्राथमिक जन्य स्तर बनते हैं जिनके नाम है एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। उपकला ऊतक ऐसा ऊतक है जो तीनों जन्य स्तरों से बनता है।
अदरवाइज जो बाकी उत्तक हैं वो किसी एक एक जनन स्तर से बनते हैं। जैसे संयोजी उत्तक मेसोडर्म से बनता है, पेशीय उत्तक मेसोडर्म से बनता है, तंत्रिका उत्तक एक्टोडर्म से बनता है। उपकला उत्तक ऐसा उत्तक है जो एक्टो, मीजो और एंडोडर्म तीनों से बनता है। कैसे? उपकला एकमात्र ऐसा उत्तक है जो कि तीनों प्राथमिक जनन स्तरों से बनता है या व्युत्पित होता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है त्वचा की अधिचर्म। त्वचा की अधिचर्म, एपिडर्मिस ऑफ स्किन। बच्चों, त्वचा की अधिचर्म बनी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्तरित शल्की उपकला से। यहां फिलहाल मैं नाम लिख रहा हूं। यह उत्तक क्या होता है इसकी चर्चा हम इसी चैप्टर में करेंगे डिटेल से। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि जो त्वचा की अधिचर्म है वो कौन से उत्तक से बना होता है? स्तरित शल्की उपकला से। और बच्चों, ये स्तरित शल्कित उपकला है एक्टोडर्म से व्युत्पित। ये जो अधिचर्म है त्वचा की या फिर अधिचर्म का जो उत्तक है ये कौन से जनन स्तर से बना है? एक्टोडर्म से व्युत्पित। क्लियर है? इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है गुहाओं के आवरण। गुहाओं के आवरण को इंग्लिश में कहते हैं मीजोथीलियम। गुहाओं के आवरण क्या कहलाते हैं? मीजोथीलियम। पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में। और ये बने होते हैं बच्चों सरल शल्की उपकला से। गुहाओं के आवरण किससे बने होते हैं? सरल शल्की उपकला से। और इस सरल शल्की उपकला का उद्भव होता है मेसोडर्म से। ये है मेसोडर्म से व्युत्पित। मतलब इस भाग में ये उत्तक मेसोडर्म से बनता है, इस भाग में ये उत्तक एक्टोडर्म से बनता है। इसके साथ ही एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों, एंडोथीलियम। एंडोथीलियम कौन सा उत्तक है? एंडोथीलियम भी बच्चों सरल शल्की उपकला होता है। एंडोथीलियम भी कैसा होता है? सरल शल्की उपकला। और ये बना होता है एंडोडर्म से व्युत्पित। एंडोडर्म से व्युत्पित। यही बात अभी मैंने आपको बताई थी बच्चों कि उपकला उत्तक एकमात्र ऐसा उत्तक है जिसका निर्माण तीनों प्राथमिक जनन स्तरों से होता है। जो बाकी तीन उत्तक हैं वो केवल एक एक जनन स्तर से बनते हैं। संयोजी उत्तक केवल मेसोडर्म से, पेशीय उत्तक केवल मेसोडर्म से, तंत्रिका उत्तक केवल एक्टोडर्म से। लेकिन उपकला तीनों से बनता है। त्वचा के इस भाग में जो उत्तक है एक्टोडर्म से बना हुआ है, इस भाग का ये उत्तक मीजो से बना हुआ है, इस भाग का ये उत्तक एंडो से बना हुआ है। इसका मतलब तीनों जनन स्तरों से बनने वाला उत्तक है उपकला उत्तक। क्लियर है बच्चों? एक विशेष बात आपको याद रखनी है उपकला उत्तक की कि ये ऐसा उत्तक है बच्चों जिसमें विभाजन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा जो सेल डिवीज़न है, कोशिका विभाजन, वो उपकला उत्तक में ही होता है। चारों प्रकार के उत्तकों की हम बात करें तो बच्चों सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन की जो क्षमता है वो उपकला उत्तक में है। इसलिए ज़्यादातर जो कैंसर होता है वो उपकला उत्तक का ही कैंसर होता है बच्चों। क्योंकि कैंसर में है क्या? अनियंत्रित सेल डिवीजन,
अनियंत्रित कोशिका विभाजन ही तो कैंसर है। तो जिसमें विभाजन ज्यादा होगा तो अनियंत्रित भी उसी का ज्यादा होगा, इसलिए कैंसर ज्यादातर उपकला ऊतक में ही होता है। तो ये था बच्चों उपकला ऊतक की सारी थ्योरी मैंने समझा दी है। उपकला ऊतक क्या है, क्यों किसी दूसरे ऊतक पर वृद्धि करता है, जिस पर वृद्धि करता है वो कौन सा है, संयोजी, उपकला और संयोजी के बीच में आधार कला और इसके गुण, और लास्ट पॉइंट ये तीनों प्राथमिक जन्य स्तरों से बनता है। इसके बाद बात आती है बच्चों उपकला ऊतक का एक छोटा सा वर्गीकरण है। और वर्गीकरण क्या है, उपकला ऊतक का वर्गीकरण किस आधार पर है, आधार कला पर उपकला कोशिकाओं की परतों की संख्या के आधार पर। उपकला ऊतक जो है वो उपकला ऊतक बच्चों दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है सरल उपकला और दूसरा होता है संयुक्त उपकला। क्या लिखा मैंने लास्ट लाइन, मैंने लास्ट लाइन ये लिखी है कि जो उपकला ऊतक है उसको अलग अलग प्रकार में हम कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो वर्गीकरण का आधार क्या है, इस आधार कला पर उपकला कोशिकाओं की परतों की संख्या। इन परतों की संख्या के आधार पर उपकला दो प्रकार का है, सरल और संयुक्त। यदि उपकला कोशिकाएं एक परत के रूप में, यहां देखो एक सिंगल लेयर है तो वो तो कहलाएगा सरल उपकला, और अगर उपकला कोशिकाओं की दो से अधिक परतें, यहां भी उपकला होता है यहां भी उपकला होता है, दो से अधिक परतें हैं तो वो कहलाएगा संयुक्त उपकला। तो बच्चों ये जो वर्गीकरण है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे सरल उपकला से। थैंक यू बच्चों।